ओके। सीयूटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। चलो, बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उद्देश्य संकल्प यानी कि प्रस्तावना के बारे में सही नहीं है। तो सबसे पहले याद करो, हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर था जिसमें संविधान को बनाने की बात करी गई थी, उसमें कुछ चीजें दे रखी थी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका का प्रस्ताव को पास किया था। तो क्वेश्चन ऑप्शंस क्या है? इनमें घोषणा की गई कि भारत एक संप्रभु गणराज्य होगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हमें पता ना कौन सी चीज नहीं है। इसमें अपने देश के नागरिकों को प्राय न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण के इतिहास को स्वतंत्रता और आजादी के लिए किए गए संघर्ष के बृहद इतिहास के तहत स्थापित किया। नहीं, आजादी और संविधान दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है। अच्छा, चलो ये भी देखते हैं अभी। भारत में लागू किए गए संविधान के आदर्श के प्रावधान औपनिवेशिक अतीत में ढूंढे जा सकते हैं। तो जो हमारे संविधान बनाया गया है, क्या वो पहले से ही अतीत में बना हुआ था? तो नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बट चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे। ठीक है। हालांकि ये 300 के 300 जो सदस्य थे, जब सब, हाँ बोलो। इससे पहले वाले का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आंसर होगा टोटल 300, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्यापक स्तर पर कलकत्ता में जो हत्याएं हुई थी। अच्छा, कलकत्ता में ना, कलकत्ता एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहां पर बहुत सारी हत्याएं हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी? ये 1946 में हुई थी, और महात्मा गांधी गए भी थे उनको बाद में वहां पे जो विद्रोह हुए थे उनको शांत कराने। तो इसका आंसर होगा 1946। ओके। सती प्रथा के उन्मूलन हेतु किस गवर्नर जनरल ने नीतियों को क्रियान्वित अपनाया गया? हमें पता है सती प्रथा क्या होती है। जब किसी पत्नी के पति मर जाते हैं तो उनकी चिता के साथ पत्नी को भी जला देते थे। ठीक है। इसी को सती प्रथा कहते थे। तो ये जो सती प्रथा थी, इसका उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो वो किस गवर्नर जनरल ने किया था? वो किया था विलियम बेंटिक ने। ठीक है, याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, यानी जड़ से हटा दिया था सती प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1857 के विद्रोह से संबंधित आरंभिक इतिहास का लेखन किया गया? तो हमें बताना है किसने किया था। तो इसमें ब्रिटिशर्स का नाम आएगा। तो क्या वो फ्रांसिस ट्रांट था? क्या वो कैप्टन हियर से था? नहीं, कैप्टन हियर से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चार्ल्स बॉल, हाँ, ये वो इंसान थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह से संबंधित इतिहास का लेखन किया था। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच रीजन वॉज नोन एज द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी? तो यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसको पौधशाला बोला जाता था? ठीक है। बंगाल सेना की नर्सरी यानी पौधशाला, तो वो था अवध, जहाँ के राजा थे नवाब वाजिद अली शाह। झांसी का तो तुम्हें पता है, झांसी की तो झांसी रानी थी, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। 1856 का एक मुश्त बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
क्या वो झांसी में किया गया, क्या वो बंगाल में किया गया, क्या वो कानपुर में क्या? तो इसका आंसर होगा अवध। 1856 में अवध नामक जगह पर ये समरी सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 में निम्नलिखित में से किसने 84 देशों के मुखिया को कृषकों को लामबंद किया? यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति था, ठीक है, जिसने कृषक यानी कि किसानों के लिए बहुत सारी काम करे, ठीक है? तो वो जो नेता था ना, उनका नेता का नाम था शाहमल। शाहमल वो नेता था जिन्होंने 84 देश के मुखिया एवं कृषकों को लामबंद किया था। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस भू क्षेत्र में पहली बार औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई? तो पहली बार पूछा है ना, तो पहली बार बंगाल से स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा देर तक जहाँ पे औपनिवेशिक शासन रहा वो गोवा था, ठीक है। बहुत बाद में वहां से गए थे वो लोग। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के किस अंग्रेजी अर्थशास्त्री के विचारों से औपनिवेशिक अधिकारी बहुत अधिक प्रभावित हुए? हाँ, तो हमें बताना है अंग्रेजी अर्थशास्त्री, ठीक है। तो अंग्रेजी अर्थशास्त्री के विचारों से औपनिवेशिक अधिकारी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो वो थे डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो नामक वो व्यक्ति थे जिनके विचारों से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। एडम स्मिथ को ना इकोनॉमिक का फादर बोला जाता है, ये कैपिटलिस्ट के फादर भी है, पूंजीपति के। नेक्स्ट है, सत्यजीत रॉय की फिल्म जल सागर कहाँ पर फिल्माया गया था? तो ये तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, राजमहल से जुड़ा था। ये लेकिन कौन सा वाला राजमहल? तो ये जो ऑप्शन नंबर वन है ना, राजमहल, ये वहां पे गाया गया था, ठीक है। सत्यजीत रॉय की फिल्म अंडुल राजमहल जल सागर को गाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल अभिजात्य का वर्णन करने वाली कृति चार चमन का लेखन किसने किया? ठीक है, क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, या इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा? तो इसका आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चंद्रभान ब्राह्मण नामक वह व्यक्ति थे जिन्होंने चार चमन का लेखन किया। नेक्स्ट है, अवध के नवाब द्वारा निम्नलिखित कौन से इतिवृत्त, इतिवृत्त का मतलब क्या होता है, जब हम ना डेट वाइज इतिहास को लिखते हैं तो उसको इतिवृत्त कहते हैं, को 1799 में किंग जॉर्ज थर्ड के उपहार के रूप में सम्मानित किया गया, उपहार के रूप में दिया गया? तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा? तो इसको बोलते हैं बादशाह नामा। तो अवध के नवाब द्वारा बादशाह नामा जो था, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में जंगम का क्या अभिप्राय था? ठीक है, अगर संगम की बात होती तो वो तमिलों का सबसे बड़ा ग्रंथ है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं जंगम। तो तमिलों का जो, देखो वैसे तो वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जंगम। जंगम का मतलब होता है यायावर भिक्षु। तो जो यायावर भिक्षु होते हैं जो बाहर से आए हुए, यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, और भिक्षु मतलब भिखारी, तो घुमक्कड़ भिखारी को कर्नाटक में जंगम जंगम शब्द कह के बोलते थे।
नेक्स्ट है, कबीर ग्रंथावली निम्नलिखित किस परंपरा से संबंधित है? तो वाराणसी के कबीर पंथ, नहीं नहीं, इसका जो लास्ट है ना, आदि ग्रंथ साहिब की कबीर वाणी। तो ज्यादातर जो कबीर की जो वाणी है उसको उलट वाणी बोलते हैं। उलटवाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि कबीर जी बहुत उल्टा बोलते हैं। जैसे उनका एक कथन था, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो यहाँ पे तो वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलने लग जाए तो पर्वत पूज लेना चाहिए, माउंट एवरेस्ट पूज लो। और उससे बढ़िया तो वो है चक्की, जो पत्थर से ही बनी हुई है, लेकिन वो क्या करती है, बहुत सारे लोगों का पेट भरती है। गेहूं क्योंकि उससे पीसा जाता है तो आटा बनता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, आदि ग्रंथ साहिब में लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके। नेक्स्ट है, इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण स्रोत, मुल्फुजात। मुल्फुजात क्या होता है? जब हम सूफी संतों की बातचीत लिखते हैं ना तो उसको मुल्फुजात बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल ही सही है। सूफी संतों की बातचीत का रिकॉर्ड को मुल्फुजात बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वीं शताब्दी के मुगल कालीन शहरों को किसने कैंप टाउन के रूप में वर्णन किया? तो कैंप टाउन के बारे में फ्रांस से आया हुआ इंसान ने बताया था कि विजयनगर जो है ये तो बिल्कुल ही कैंप की तरह है। तो फ्रांसवा बर्नियर करके जो इंसान था, उसने मुगल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखे है। और वो लिखा है उसने अपनी बुक ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के भौतिकवादी के रूप में जानते हैं? देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ने पहले से ही सेट कर रखा है, सबकी फील्डिंग सेट है कि कब कब किसको मरना है। ठीक है। लेकिन दूसरा ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें भगवान ने लिखी हुई है और कुछ चीजें जैसा हम काम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। ठीक है। तो जो भौतिकवादी होते हैं ना, भौतिक मतलब होता है कि जो चीजों से प्यार करे, जैसे गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, तो वो होते हैं, उनको कहा जाता है लोकलायत। लेकिन लोकायत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, लोकायत के रूप में जाने जाते थे। तो वो बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम था? तो देखो, तीर्थंकर जो था वो तो कहीं ना कहीं जैनिज्म से रिलेटेड है। तो थेर गाता और थेरीवादी, थेरी और थेरा जो था ना, ये सब भी जैनिज्म में ही होता है। तथागत जो है वो बुद्ध का दूसरा नाम था। एक उनके बचपन का नाम था, वो था सिद्धार्थ। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो वो तथागत है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला प्रथम भिक्खुनी के रूप में मान्यता मिली? तो सबसे पहली जो भिक्खुनी बनी और जिन्होंने बौद्ध धर्म में पहली महिला ने प्रवेश किया, उस महिला जो वो महिला थी वो गौतम बुद्ध की मौसी भी थी। और उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया था, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत, जिनसे ये पता चलता है कि अनेक लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है वह किसी स्वयं के बौद्ध पूर्वों के विश्वासों और प्रथाओं के विचारों को समृद्ध बनाए? ठीक है। तो ये तो, अगर इससे पहले तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि गौतम बुद्ध जो था वो कौन सी जगह पे उनकी मृत्यु हुई थी? बताओ।
हाँ, कुशीनगर में हुई थी ना। लेकिन ठीक है, तो हमारे फोर्थ चैप्टर में था विचारक विश्वास और इमारतें में एक खंबे से सटी हुई एक सुंदर सी स्त्री है, और उस स्त्री का नाम रखा है शाल भंजिका। तो वो जो है उसमें बौद्ध ग्रंथ के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारे विचारों के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है साल भंजिका, वो बिल्कुल ही करेक्ट है। महापरिनिर्वाण ये तो वो होता है जब किसी को जब निर्वाण प्राप्त कर लेता है, जब कोई मर जाता है तब उसको महापरिनिर्वाण बोलता है। जातक यानी कि जो गांव की और जो शहरों की जो कहानियां होती थी बौद्ध धर्म से राजाओं की, उसको जातक कथाएं। धर्म चक्र तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति और उन्होंने पहला उपदेश किया था तब को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दर्जन भर विद्वानों को एक दल के नेतृत्व करके, अच्छा, महाभारत का जो संस्करण तैयार करने में वीएस सुक्तांकर का सबसे बड़ा हाथ था। ऑप्शन नंबर सी। इनको लगभग लगभग 47 साल लगे थे महाभारत को कंपाइल करने में। अब एक बात और है, दो ऐसे और व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत को लिखने का प्रयास किया था। सबसे पहले आते हैं ऋषि वेद व्यास, जिनका नाम आता है। और दूसरे नंबर पे आते हैं भाट सारथी, जिन्होंने महाभारत को लिखने का प्रयास किया था। तो तीन व्यक्ति हैं महाभारत को लिखने वाले, वेद व्यास, भाट सारथी और वी.एस. सुक्तांकर ने उन चीजों को कंपाइल किया था। मतलब वो चीजें इकट्ठे करी थे जो सभी महाभारत में कॉमन कॉमन थे। गुजरात के, महाराष्ट्र के, अलग अलग जगह पे कहानियां अलग अलग होती थे ना, इसलिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में अवस्थित अशोक के अभिलेख निम्नलिखित किस भाषा में लिखे गए। तो हमें बताना है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो अशोक के इंस्क्रिप्शंस थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए। तो वो अरामाइक भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर सी। हालांकि कुछ अशोक के अभिलेख जो है वो हमें प्राकृत और पाली भाषा में भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समयकाल भारत के इतिहास के आरंभिक राज्यों के, तो जहाँ पे 16 महाजनपद आए थे, तो वो समय था छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, और पहली सहस्त्राब्दी को भी वही, सेम वही बोलते हैं। इस टाइम पे विचारकों का उदय हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस राजा के दरबारी कवि द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। और किसके लिए किए थे, समुद्रगुप्त के लिए किए थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। यहाँ तक चीजें समझ में आई। बाकी लोग बताओ। बोलो, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के समय तटीय क्षेत्र में अवस्थित नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट हड़प्पा की फेमस जगह थे जहाँ पे शंख से बनी हुई वस्तुएं बहुत सारे मिले थे। और स्वर्ण सोने के जो स्रोत मिले हैं ना, हमेशा से साउथ में मिले हैं, दक्षिण भारत में। और कार्निनियन और जेस्पर जो है ये भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और गुजरात इन जैसे इलाके में मिले हैं। लाजमन मणि जो है वो अफगानिस्तान के शोरतोगई से मिले थे। तो अभी क्या पूछा था हमें कि नागेश्वर और बालाकोट, तो ये जो जगह है ना, शंख से बनी हुई उत्पादन के स्रोत थे। निम्नलिखित में से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला था।
लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थान था जहां पर हल मिला था, तो वो मिला था बनावली में। और बनावली आज कहाँ पर है? बनावली आज हरियाणा में है। और ऑप्शन के हिसाब से जाए तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर बी धुलेकर। तो याद हो तुम्हें कि आर बी धुलेकर ने हिंदी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा फटकार लगाई थी। तो आर बी धुलेकर का सी का फोर्थ होना चाहिए, और सी का फोर्थ दो में है। ठीक है। अब क्या है? दक्षायणी बेलायुधन। तो इसको देख लेते हैं। ओके। तो ये जो थे ना दक्षायणी वेलागुन, ये वो लोग थे जो ये बोलते थे कि समाज में जो डिसेबिलिटीज हैं, यानी कि जो लोग असक्षम हैं, उनको हटा देना चाहिए। तो पहले का सेकंड। ओके, पहले का सेकंड ठीक है। हंसा मेहता, हंस मेहता महिलाओं के प्रति न्याय के लिए करते हैं। तो बी का थर्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि दक्षायणी वेलायुधन जो थे वो सामाजिक असक्ताओं की समाप्ति करना चाहते थे। हंस मेहता महिलाओं के प्रति न्याय की भावना रखते थे। आरवी धुले का राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर वो बनाया था, और शंकर राव देव ने राष्ट्र की भाषा के रूप में हिंदुस्तानी। एक और ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने हिंदुस्तानी लैंग्वेज को राष्ट्र की भाषा बनाने की बात करी थी। उस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी, जो शुरुआत से ही हिंदुस्तानी लैंग्वेज को भारतीय की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नागेश्वर। नागेश्वर में अभी मैंने तुम्हें बताया था शंख से बनी हुई वस्तु है। तो फर्स्ट का फोर्थ होगा, और फर्स्ट का फोर्थ चलो दोनों में है। लोथल। लोथल। लोथल लोथल लोथल, यहाँ पे नीचे देखते हैं। लोथल। ओके, लोथल जो था, चलो हम अभी के लिए मान लेते हैं कार्निनियन। गुजरात। गुजरात में क्या मिला था? गुजरात में शंख से बनी हुई वस्तुएं मिली थी। तो थर्ड का फोर्थ। ओ, गुजरात। और शूरतुगई तो लाजमणि हीरा के लिए फेमस है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है? इसका जो ऑप्शन नंबर वन है ना, वो बिल्कुल ही करेक्ट है। क्योंकि नागेश्वर जो था वो शंख से बनी हुई वस्तुओं के लिए फेमस था। लोथल जो था कार्निलियन के लिए फेमस था। और गुजरात जो था सेल कड़ी के लिए फेमस था। और शोरतोगई जो था वो लाजमन हीरा के लिए फेमस था। ये समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है जे स्वीट। अच्छा, ये तो वो है ना जिन्होंने पहली बार क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया था, और हमारे यहाँ पे कल्चर को फैलाने में हेल्प करी थी। तो तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। तो देखो, ये जो जेसुइट थे ना, ये रॉबर्टो नोबोली, ये जेसुइट थे। ऑप्शन दे रखा है। फ्रांसीसी जौहरी। फ्रांसीसी जो जौहरी थे, वो थे जो तेवनारियर पेप्सिस्ट, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट का होगा थर्ड। फर्स्ट का थर्ड किस में दे रखा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा, फोर्थ में दे रखा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में फर्स्ट का थर्ड दे रखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और बी का फर्स्ट, हाँ तो बिल्कुल ये। अब और भी चेक कर लेते हैं। इतालवी चिकित्सक, तो वो था मनुकी। बिल्कुल ठीक है। तो यही होगा इसका। फिर से ये वाले क्वेश्चन आ गए। दीगू कौन था? दीगू, याद है दीगू कौन था?
दीगू साहूकार को बोलते थे। जो साहूकार होते थे ना, उन पे ही तो दक्कन जब आंदोलन हुआ था, तो अटैक हुआ था 1875 में। दक्कन दंगा जिसको बोलते हैं। तो दीगू जो था वो साहूकार को बोलता है। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा, फोर्थ होगा। तो सी का फोर्थ। हाँ, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसमें सी का फोर्थ दे रखा है, बाकी सब में। तो इसके हिसाब से ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें लगभग 400 चिन्ह, नहीं 400 चिन्ह तो नहीं थे। ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये वाली बात ठीक है। ये पढ़ी जा चुकी है, ये वर्णमाली है। तो देखो, इसमें जो पढ़ी जा चुकी है ये बात तो बिल्कुल गलत है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। तो बी और जो डी है ना, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो कि दे रखा है, बी और डी, ये वाले बिल्कुल सही है। हमें पता ना कौन सा सही है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, ये बी और डी बिल्कुल सही है। क्योंकि 400 चिन्ह तो नहीं थे, 375 चिन्ह थे, 375 से 400। और पढ़ी तो नहीं जा चुकी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फिर ये वाले। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड फॉर प्रेजेंट इन इंडो। हाँ, तो पेजेंट को बोला जाता था रैयत। रैयत यानी कि किसान। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही होगा। और क्या होगा, मुझे ध्यान, दो फासला का मतलब होता है दो फसल। जिनसे कामिल, नहीं जिनसे कामिल नहीं बोला जाता था। इसका होगा ए और बी। ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि रैयत और मुझे रैयान करके शब्द को बोला जाता था किसानों के लिए। यहाँ तक चीजें समझ में आई। बाकी बाकी लोग बोलो। आंसर याद हो गए? बोलो बोलो भाई बोलो।